हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट एसे, अ रूम ऑफ वंस ओन। इस एसे को वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था। The essay was published in September 1929. A Room of One's Own को सितंबर 1929 में पब्लिश करवाया गया था। A Room of One's Own is an important feminist text. ये ऐसे A Room of One's Own एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट ऐसे है, यानी कि इस ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ औरतों के हक के लिए बात करती हैं। The essay is based on two lectures that Woolf delivered in October 1928 at Newham and Girton College. और ये essay A Room of One's Own वर्जीनिया वुल्फ के 2 लेक्चर्स पर आधारित हैं, 2 लेक्चर्स पर बेस्ड हैं। और वो लेक्चर्स वर्जीनिया वुल्फ ने अक्टूबर 1928 में न्यूहैम कॉलेज और गर्टन विमेंस कॉलेज में दिया था। ये न्यूहैम कॉलेज और गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर 2 विमेंस कॉलेज हैं। वर्जीनिया वुल्फ was born on 25th January 1882 and she died on 28th March 1941. She was an English novelist and essayist. वर्जीनिया वुल्फ इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट थी। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स ऑफ 20th सेंचुरी। वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती हैं। विमेन एंड फिक्शन, यही वो टॉपिक था जिस पर लेक्चर देने के लिए वर्जीनिया वुल्फ को न्यूहैम और गर्टन कॉलेजेस में बुलाया गया था। तो फ्रेंड्स, अब ये समझते हैं कि इस ऐसे का टाइटल अ रूम ऑफ वंस ओन क्यों है। तो जब वर्जीनिया वुल्फ को न्यूहैम और गर्टन कॉलेज में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, तब वर्जीनिया वुल्फ के दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन। यानी कि अगर कोई औरत फ़िक्शन लिखना चाहती है, अगर कोई औरत राइटर बनना चाहती है, तो उसके पास पैसे और उसका खुद का एक रूम होना ज़रूरी है। तो वर्जीनिया वुल्फ के इसी थॉट पर, वर्जीनिया वुल्फ के इसी विचार पर ये पूरा ऐसे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, इस ऐसे में टोटल 5 पार्ट्स हैं। ये ऐसे 5 पार्ट्स में बटा हुआ है और मैं एक एक करके सभी पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ अपनी बात समझाने के लिए कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स यानी कि कुछ काल्पनिक पात्रों के बारे में बताती हैं। और ये कुछ कैरेक्टर्स हैं मैरी बेटन, मैरी सैटन, मैरी कैरमैकल और जूडिथ शेक्सपियर। तो इस ऐसे में ये चारों कैरेक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में वर्जीनिया वुल्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर मैरी बेटन के बारे में बताती हैं। तो मैरी बेटन ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी में होती हैं। और फ्रेंड्स, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी भी एक फ़िक्शनल जगह है। रियल में इस नाम का कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक दिन मैरी बेटन ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी के पास नदी के किनारे बैठी होती है और वहाँ पर उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर मैरी बेटन को जेंडर के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो होता ये है कि मैरी बेटन नदी के किनारे बैठकर अपने टॉपिक विमेन एंड फिक्शन के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी एक गार्ड आकर मैरी बेटन से ये कहता है कि ये जगह सिर्फ मेल स्कॉलर्स और फेलोज़ के बैठने के लिए है
और इतना कहकर वो गार्ड मैरी बेटन को वहाँ से जाने बोलता है और मैरी को वहाँ से जाना पड़ता है। अब मैरी बेटन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन लाइब्रेरी में एक बार फिर उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। मैरी बेटन को लाइब्रेरी के गेट पर ही रोक दिया जाता है और उसे लाइब्रेरी के अंदर जाने का परमिशन नहीं मिलता है। मैरी बेटन को बोला जाता है कि लाइब्रेरी में किसी लड़की का आना अलाउड नहीं है और अगर किसी लड़की को लाइब्रेरी में एंट्री चाहिए, कोई लड़की लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहती है, तो उसे किसी मेल यानी किसी आदमी के साथ आना पड़ेगा। तो अब मैरी बेटन इस सोच में पड़ जाती है कि इस दुनिया में औरतों की कंडीशन, औरतों की स्थिति कितनी खराब है। यहाँ तक कि एक छोटे से लाइब्रेरी में जाने के लिए भी उसे किसी मेल की ज़रूरत है। तो मैरी बेटन सोचती है कि औरतों की ऐसी स्थिति आखिर कैसे हो गई। तो मैरी बेटन इसी सब सोच में पड़ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब मैरी बेटन यूनिवर्सिटी में ही लंच करने जाती है और वो देखती है कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जाता है, जबकि मैरी बेटन जिस विमेंस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैरी बेटन सोचती है कि ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ते हैं, इसीलिए इस कॉलेज का खाना अच्छा होता है। फिर वो कहती है कि खाने के मामले में भी आदमी और औरत में फ़र्क किया जाता है। ये कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं तो यहाँ का खाना अच्छा है, जबकि वो जिस विमेंस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ का खाना बेकार होता है। तो लंच करने के बाद मैरी बेटन अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और रास्ते में मैरी बेटन की नज़र एक चर्च पर पड़ती है और वो देखती है कि ढेर सारे लोग चर्च के अंदर जा रहे हैं। तो उन लोगों को देखकर मैरी बेटन भी चर्च में जाने लगती है, लेकिन एक बार फिर उसे चर्च में जाने से रोक दिया जाता है। चर्च में मैरी बेटन से कहा जाता है कि यहाँ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं, यानी कि इस चर्च में वही लोग अंदर जा सकते हैं जिन लोगों ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बनाने में पैसे दिए हों। अब मैरी बेटन अपने हॉस्टल में वापस आती है और हॉस्टल में आकर मैरी बेटन इन सारी घटनाओं के बारे में अपनी फ्रेंड मैरी सेटन से बात करती है। मैरी बेटन मैरी सेटन से कहती है कि बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को राजाओं और वेल्दी लोगों ने ही बनाया है, लेकिन विमेंस कॉलेज को बनाने की जब बात आती है तो बहुत ही मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए जाते हैं। मैरी बेटन आगे कहती है कि ऐसा कैसे हो गया कि दुनिया में जितने भी वेल्दी लोग हैं वो सभी मेल ही हैं। यहाँ मैरी बेटन के कहने का मतलब था कि सिर्फ मेन ही आखिर अमीर क्यों होते हैं। हमने किसी वेल्दी विमेन को, किसी अमीर औरत को आज तक नहीं देखा है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर मैरी बेटन खुद ही देती है और वो कहती है कि हम सभी एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आदमी खुद को औरत से सुपीरियर मानते हैं और यही कारण है कि किसी आदमी को सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन वहीं एक औरत को बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब सेकंड पार्ट में मैरी बेटन फिर से लाइब्रेरी में जाती है और इस बार उसे लाइब्रेरी में एंट्री मिल जाती है। और मैरी बेटन लाइब्रेरी में आई थी ताकि वो अपने टॉपिक विमेन एंड फिक्शन पर कुछ रिसर्च कर सके। तो मैरी बेटन लाइब्रेरी में रखे बुक्स को पढ़ती है। अब मैरी बेटन ये देखती है कि लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स को किसी न किसी मेल राइटर्स ने ही लिखा है, यानी लाइब्रेरी में रखे सभी बुक्स को मर्दों ने ही लिखा था।
पूरी लाइब्रेरी में ऐसी कोई बुक नहीं थी जिसे कोई फीमेल राइटर ने लिखा हो। तो थोड़ी देर बाद मैरी बेटन लाइब्रेरी से निकलकर लंच करने के लिए जाती है और लंच के बाद जब वो अपना बिल पे कर रही होती है तब मैरी बेटन को ये रियलाइज़ होता है, उसे ये एहसास होता है कि वो कितनी लकी है, वो कितनी भाग्यशाली है कि उसके पास खुद के पैसे हैं और वो इन पैसों को अपने ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैरी बेटन की एक आंट थी जिसका नाम भी मैरी बेटन ही होता है। ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ ने मैरी बेटन की आंट का नाम मैरी बेटन ही रखा है। तो मैरी बेटन की आंट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आंट ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे मैरी बेटन के नाम कर दिए थे और अब मैरी बेटन इसी पैसे से एक अच्छी लाइफ जी रही है। और इसके साथ ही ऐसे का सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। तो अब थर्ड पार्ट में मैरी बेटन सोचती है कि एलिज़ाबेथन एज में क्यों किसी औरत ने पोइट्री या कोई लिटरेरी वर्क नहीं लिखा था। तो फ्रेंड्स, मैरी बेटन यहाँ पर एलिज़ाबेथन एज के बारे में इसलिए सोचती है क्योंकि इस एज में, इस पीरियड में बहुत सारे महान राइटर्स और पोइट्स हुए हैं। एलिज़ाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे महान पोइट्स और राइटर थे। और वैसे भी एलिज़ाबेथन एज की इम्पोर्टेंस इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है। तो फिर क्यों कोई फीमेल राइटर एलिज़ाबेथन एज में नहीं हुई? तो मैरी बेटन यही सब सोचने लग जाती है। अब मैरी बेटन कहती है कि हो सकता है एलिज़ाबेथन एज में औरतों ने भी राइटिंग किया होगा, लेकिन उनके काम को आदमियों ने, मर्दों ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा। तो अब आगे ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ बिशप की कही हुई लाइन को एनालाइज करती है। बिशप ने कहा था कि कैट्स डू नॉट गो टू हेवन, women cannot write the plays of Shakespeare। तो इन लाइंस में बिशप के कहने का मतलब था कि जिस अच्छी क्वालिटी के प्लेस विलियम शेक्सपियर लिखते थे, तो उस लेवल के प्लेस कोई औरत नहीं लिख सकती है। तो बिशप के इन्हीं लाइंस को वर्जीनिया वुल्फ क्रिटिसाइज़ करती हैं। वुल्फ कहती हैं कि चलो हम ये मान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर की एक बहन है जिसका नाम है जूडिथ शेक्सपियर। तो वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि विलियम शेक्सपियर और जूडिथ शेक्सपियर दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ था, जहां एक तरफ विलियम शेक्सपियर को हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है, उसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन जूडिथ शेक्सपियर का बचपन परेशानियों में बीता। ना तो उसकी ज़रूरत का ख्याल रखा गया और ना ही उसे पढ़ने लिखने का कभी मौका दिया गया। जूडिथ को किसी स्कूल तक भी नहीं भेजा गया है और ऊपर से जूडिथ शेक्सपियर को लाइफ के हर कदम पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। वर्जीनिया वुल्फ आगे कहती हैं कि इतनी सारी परेशानियों के बाद भी जूडिथ अपने भाई विलियम शेक्सपियर के जितनी ही टैलेंटेड हैं। जूडिथ में भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे वो बहुत ही अच्छे प्लेज और पोएम्स लिख सकती है। अब वर्जीनिया वुल्फ आगे कहती है कि विलियम शेक्सपियर और जूडिथ शेक्सपियर दोनों के इक्वली टैलेंटेड होने के बाद भी विलियम के काम को पूरी दुनिया में पसंद किया गया। उसके प्लेज और सोनेट्स को पूरी दुनिया मज़े से पढ़ती है, और वहीं दूसरी तरफ जूडिथ की सारी ज़िंदगी गुमनामी में बीत गई क्योंकि उसके टैलेंट और उसके काम की कभी तारीफ नहीं हुई, उसके काम को कभी बढ़ावा नहीं मिला। अब वर्जीनिया वुल्फ जूडिथ और विलियम शेक्सपियर को कंपेयर करती हैं।
वो दोनों की तुलना करती हैं। वुल्फ कहती हैं कि अगर विलियम शेक्सपियर को भी जूडिथ की तरह ही कभी स्कूल और कॉलेज नहीं भेजा गया होता और अगर विलियम शेक्सपियर को भी हर कदम पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता तो क्या आज शेक्सपियर इतने महान ड्रामेटिस्ट होते। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्जीनिया वुल्फ यही प्रूव करना चाह रही हैं कि मेन और विमेन दोनों ही इक्वली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि समाज में औरत को अपना टैलेंट दिखाने का चांस कभी नहीं मिलता है। तो थर्ड पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि इस एसे में जूडिथ शेक्सपियर का जो ये इंसिडेंट मैंने आपको बताया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से एक बार और समझ लीजिएगा। अब फोर्थ पार्ट में मैरी बेटन ये सोचती है कि अब तक जितनी भी फीमेल राइटर्स हुई हैं तो उन सभी ने ज़्यादातर नॉवेल्स ही क्यों लिखा है, क्यों कोई औरत ने कभी पोइट्री लिखने के बारे में नहीं सोचा। और इन सवालों का जवाब मैरी बेटन खुद देती है। वो कहती है कि फ़ीमेल राइटर्स के पास अपना पर्सनल स्पेस नहीं रहा होगा, क्योंकि नॉवेल और स्टोरीज़ लिखने के लिए ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता है, लेकिन पोइट्री लिखने के लिए एकांत समय चाहिए होता है। तो शायद यही वजह रही होगी कि ज़्यादातर फीमेल राइटर्स नॉवेल ही लिखा करती थी। अब अपने इस बात को प्रूव करने के लिए वर्जीनिया वुल्फ एग्ज़ाम्पल देती हैं जेन ऑस्टिन का। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि बेशक जेन ऑस्टिन ने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन अगर उन्हें खुद का स्पेस मिला होता, उन्हें पर्सनल स्पेस दिया गया होता, तो आज जेन ऑस्टिन का राइटिंग स्टाइल कुछ और ही होता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ पार्ट 4 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अब आते हैं ऐसे के सबसे लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट में। 5th पार्ट में एक फिक्शनल राइटर है जिसका नाम है मैरी कैरमाइकेल, और मैरी कैरमाइकेल ने लाइफ्स एडवेंचर नाम की एक बुक लिखी है। तो इसी बुक को मैरी बेटन पढ़ रही है और वो देखती है कि इस बुक में राइटर मैरी कैरमाइकेल ने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैरी बेटन इन गलतियों को देखकर ये कहती है कि अभी मैरी कैरमाइकेल जैसी और भी बहुत सारी फीमेल राइटर्स हैं जिन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और अगर ये कोशिश करती रहीं तो एक दिन ये फीमेल राइटर्स भी दुनिया में अपना नया नाम कर पाएंगी। तो इसी के साथ 5th पार्ट भी ख़त्म होता है। 5th पार्ट उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था ऐसे अ रूम ऑफ वंस ओन का सिंपल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।